हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन, उसका हम एक वन शॉट रख रहे हैं इस वीडियो में। यानी आज हम 30 to 45 मिनट में ये पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। वन शॉट होगा आज का वीडियो, यानी एक ही वीडियो में, इस वीडियो में 30 to 45 मिनट्स में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 का चैप्टर है, क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वन शॉट। तो केमिकल रिएक्शन से पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होगा अपने स्टेट, अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज जाता है, तो वो वापस अगर उस स्टेट में आ सकता है तो फिजिकल रिएक्शन हो जाता है। बट अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया और अगर वो उस स्टेट से वापस पहले स्टेट में नहीं आ सकता, तो होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन इन विच a substance can not return back to its original state। ठीक है, अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकता। जैसे कि हमने दूध से दही बनाया, दूध से पहले एक सेकंड, बोर्ड तो क्लियर नहीं हुआ, एक सेकंड देखने दो। हाँ, एकदम सही है। हाँ, तो जैसे कोई हमारे पास मिल्क था, मिल्क से हमने कर्ड बनाया, मिल्क से हमने कर्ड बनाया, तो ये क्या होता है, मिल्क से हमने कर्ड बना लिया, लेकिन कर्ड से वापस हम मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। मिल्क से हमने कर्ड बना लिया, अब ये पहला स्टेट था, फर्स्ट स्टेट था इसका, या फिर ओरिजिनल स्टेट बोल सकते हैं, ओरिजिनल स्टेट। तो ये ओरिजिनल स्टेट से सेकंड स्टेट में गया, सेकंड स्टेट, इसको बोल देते हैं सेकंड स्टेट। अब ये सेकंड स्टेट से वापस आ सकता है, कर्ड से हम वापस मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ से बोलो। तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में से प्रोसीड करें, अभी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ये जो रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करें उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। ये मिल्क से कर्ड तो बना लिया हमने, बट कर्ड से वापस मिल्क नहीं बन सकता, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम कर्ड से मिल्क वापस नहीं बना सकते। ये एरो दिखा रहा है, ये वाला एरो नीचे वाला, कि ये कर्ड से वापस मिल्क बन रहा है, बट नहीं बन रहा, तो इस पर हम एक क्रॉस लगा दें, यानी कि ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो इसमें प्रोसीड नहीं करेगी, कर्ड से वापस मिल्क नहीं बनेगा, तो हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस लगा दिया। और ये इस पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है हमने, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखा दिया। ये दिखाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, बता रहा का फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये दिखाता है नीचे वाला बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि इसमें क्या है, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे, इसलिए ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो। केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें सिर्फ रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एक सेकंड, गिव मी वन सेकंड। केमिकल रिएक्शन, क्योंकि क्या है, बिकॉज द रिएक्शन proceed only in forward direction, नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे से क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन होगा। अगर ये वापस आ पाता तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में डायरेक्शन में मूव करता, तो अगर दोनों डायरेक्शन में मूव करता तो क्या होता है, ये फिजिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होती है टू टाइप्स होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन, एक फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हो जाता है जिसमें कि रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करता है, कि अगर यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैकवर्ड तो मूव कर नहीं रहा, कट से वापस मिल्क नहीं बन सकता, यानी कि बैकवर्ड मूव नहीं कर रहा है रिएक्शन, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा,
अब बस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक सेकेंड मार्क करके हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करे, ऐसे रिएक्शन का बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब, रिवर्सिबल का मतलब वापस आना, इरिवर्सिबल का मतलब वापस नहीं आ सकती। यहाँ पे एक डायरेक्शन मूव करे फॉरवर्ड और कट बन गया, मिल्क से कट तो बनेगा, कट से वापस मिल्क नहीं बन रहा ना, तो ये रिएक्शन वापस तो आ नहीं रही, इसलिए हम इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब वो जो रिएक्शन वापस नहीं आ सकती, जो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ सकती, उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं जो कि वापस आ जाती है। ये मिल्क से वापस कट बनता है और कट से वापस मिल्क बन जाता है, तो वो रिवर्सिबल हो जाता है ना। वापस कर्ड से मिल्क वापस आ रहा है, कर्ड से वापस मिल्क पे आता तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता। यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि कर्ड से वापस हम मिल्क नहीं बना सकते, इससे इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तब यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन में भी मूव करता है रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन में अगर रिएक्शन मूव करती तो वो क्या हो जाती है, फिजिकल रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन होती है जिस भी रिएक्शन में वो होता है हमारे पास फिजिकल रिएक्शन। और इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, ओनली वन डायरेक्शन प्रेजेंट। एक तो आप ये लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट ये, एक सेकेंड जस्ट गिव मी वन, फर्स्ट ये लिख लीजिए और सेकंड आप लिख लीजिए रिएक्शन प्रोसीडिंग ओनली वन डायरेक्शन, या फिर लिख ही दिया यहाँ पे। सेकंड आप ये लिख लीजिए इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल यानी कि एक डायरेक्शन मूव करे, और या फिर केमिकल रिएक्शन हाँ तो वो बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करे या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, सेम ही बात है, तो दोनों पॉइंट्स। हाँ तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन प्रेजेंट होता है। थर्ड लिख लीजिए ओनली वन डायरेक्शन प्रेजेंट, ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में होता है केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल रिएक्शन में दो डायरेक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड भी होगी एक बैकवर्ड। इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी एफ डी यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इतना ही था केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो कोई भी जो रिएक्शन है वो टू टाइप्स होते हैं, केमिकल और एक फिजिकल। और हम इक्वेशन की बात करें तो ये जो केमिकल रिएक्शन होंगे, ये जो एरो से दिखा रहे हैं यहाँ पे कोई रिएक्टेंट में कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे या कंपाउंड या प्रोडक्ट में लिखेंगे, और ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसलिए मैं इसका मिटाने जा रहा हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोसीड करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो वापस नहीं आ सकती, यानी कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करती, प्रोसीड नहीं करती, और जिसके बाद सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, बस यही है। हाँ, या फिर हम किसी चीज़ से अगर एक चीज़ से हमने दूसरी चीज़ बनाई और दूसरी चीज़ से वापस हम पहली चीज़ नहीं बना सकते, तो वो केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि उसमें हम बैकवर्ड वो चीज़ नहीं आ रही, इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और एक रिएक्शन बोला था ना, रिएक्शन रिएक्शन था ना, रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए कि टू टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल और एक होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर की पावर में, ठीक है, रिएक्शन तो फिजिकल होते हैं, दूसरी केमिकल होते हैं। केमिकल को मैंने बता दिया अभी पीछे। फिजिकल होते हैं जिसमें कि बोथ फॉरवर्ड एफ डी एंड बैकवर्ड वर्ड डायरेक्शन आर प्रेजेंट, इसमें कि दोनों ही डायरेक्शन है। ठीक है, एक आप तो ये लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो दोनों डायरेक्शन हो गए प्रेजेंट किसी भी रिएक्शन में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है। अगर एक डायरेक्शन होती है तो उसे रिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल का मतलब वापस आना, वापस आने के बाद तो बैकवर्ड डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन इसमें होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होती है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए इसके। हाँ बस सेम ही है, ठीक है, सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, इसमें ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल। हाँ तो यही था डिफरेंस बस इसमें। इसके लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसके लिए तो मिल्क टू कर्ड था, इसके लिए क्या कर देंगे, जैसे कि हमने शुगर केन बनाया, इसके लिए एग्जांपल लिख लीजिए आप। एग्जांपल
ऐसे हमने शुगर केन बनाया, शुगर केन किस किस से मिलकर बना है, एक तो शुगर, ये सॉल्यूशन था हमारे पास वाटर, इसमें शुगर है, शुगर, और ये तो, और ये हो गए जो ये लाइन्स बना के हो गए वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने इसको हीट कर दिया, कहाँ पे ना इसको कुछ अलग बनाते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए पहले, इसको मिनट डालो, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ एक से। अब इसको नोट कर लीजिए, ये पूरे, ठीक है, या फिर यहीं पे बता देता हूँ, चलिए इसको यहीं बता देता हूँ, ये हाँ ठीक है। यहाँ पे ये था हमारे पास एग्जाम्पल फिजिकल का, फिजिकल रिएक्शन का। क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं शुगर केन था हमारे पास, शुगर केन, शुगर केन, शुगर और वाटर से मिलकर बना है। यहाँ पे हमारे पास वाटर के थे लेयर्स, और ये थे शुगर के पार्टिकल्स, ये था शुगर, और ये हमारे पास जो लेयर्स बनी हुए थे वाटर की H2O। अगर हमें इन दोनों को, हमने क्या करा, पहले जो वाटर था, वाटर में क्या करा, शुगर मिक्स करके उसे शुगर केन बनाया, ठीक है, यानी जो पानी था उसमें चीनी डाल के हमने उसे शरबत बनाया। तो वाटर में शुगर डाल के हमने शुगर केन बनाया। अब हमें क्या करना है, हमने जो वाटर और शुगर केन को अलग अलग थे उसको मिक्स करके शुगर केन बना लिया। अब हमें क्या करना है, वापस से उस दोनों को अलग अलग करना है, यानी कि वापस सबसे ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। तो वो कैसे आ सकता है, अगर हम इसको हीट कर दें, हीट कर दें तो क्या होगा, ये जो होगा इसके वाटर के, वाटर होगी इसकी इवेपोरेट करने लगेगी, ठीक है, इवेपोरेट करने से क्या होगा, वाटर ऊपर क्या होगा, वेपराइज हो जाएंगे, और साथ में ये जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो नीचे ही रह जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स जो होंगे ये यहीं पे रह जाएंगे, बाकी जो वाटर होगा यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इवेपोरेट होने से क्या होगा, ये दोनों अलग हो गए, शुगर अलग हो गया हमारे पास, और वाटर भी अलग हो गया H2O। अब दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि हमने क्या करा था, पहले शुगर और वाटर को लेके कंबाइन करके हमने क्या बना था, सॉल्यूशन। तो जो शुगर और वाटर थे अलग अलग, वो हमारा इनिशियल पोजीशन था, ओरिजिनल पोजीशन। अब हमने ये बना लिया था, तो ये तो फाइनल पोजीशन हो गया था, जो शुगर केन बना वो फाइनल पोजीशन। अब वापस हमें इनिशियल पोजीशन बनाना था, यानी दोनों को सेपरेट करना था, वाटर और शुगर को। तो सेपरेट वो हमने स्टीम डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, यानी किसी भी चीज़ को, या फिर किसी भी लिक्विड को, या फिर किसी भी चीज़ को, डिस्टिलेशन ज़्यादातर लिक्विड होता है, डिस्टिलेशन, किसी भी लिक्विड को हीट करके उसके पार्टिकल्स, उसके लिक्विड को इवेपोराइज करना, या फिर किसी पार्टिकल्स को इवेपोराइज करना, होता है स्टीम डिस्टिलेशन। हीट करके किसी भी चीज़, दो पार्टिकल्स को अलग करना, बस स्टीम डिस्टिलेशन। या फिर हीट करके किसी भी लिक्विड को इवेपोराइज करना, स्टीम डिस्टिलेशन, ये होता है हमारे पास। तो हमने ये स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करा, इसके वाटर के पार्टिकल्स वेपोराइज हो गए, और जो शुगर के पार्टिकल्स से नीचे रह गए, तो दोनों अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गए, दोनों सेपरेट हो गए, इनिशियल पोजीशन पे आ गए, ओरिजिनल पोजीशन पे। तो यहाँ पे ओरिजिनल वापस हमने जो चीनी और शुगर और वाटर को मिक्स करके और शुगर केन बनाया था, अब ये वापस अपने शुगर और वाटर में अलग अलग हो गए, तो वापस आगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है ना फिर। तो रिवर्सिबल है तो क्या होगा, फिजिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। P4 फिजिकल, R4 रिएक्शन। तो इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं फिजिकल रिएक्शन में। और केमिकल रिएक्शन के लिए दूध, मिल्क और कर्ड का, मिल्क सबने कर्ड बनाया, कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो वो केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग कर सकते हैं, मिक्स करने के बाद वापस अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा जाता हूँ। हाँ तो ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स, कंजर्वेशन ऑफ मास पे चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास और उसके बैलेंसिंग पे भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैं इसमें कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास तक टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है ये जिसमें मास के नाइदर, एक समय इंक डाल देता हूँ। हाँ तो चलिए इंक फिलअप कर लिया, स्टार्ट करते हैं टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास था ना, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ये लोग कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड,
इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। मास को हम ना ही बना सकते और ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसे मास को किस में चेंज कर सकते हैं? मास कैन बी चेंज टू एनर्जी। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि मास ए के फॉर्मूले में मास आता है ना, तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये फॉर्मूला ये कहता है। अगर हम मास के टर्म्स में लाए तो मास के फॉर्मूला निकाल तो सी को नीचे भेज दें तो ए डिवाइड बाई सी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मास के टर्म्स में एनर्जी आता है ना, तो ये इससे हम बोल सकते हैं एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। वीडियो ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक है। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एनर्जी को मास में। ये वाइसा वर्सा होता है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, वाइसा वर्सा होता है, रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल, इसको भी रिवर्सिबल बोल सकते हैं। तो ये कहता है कि हम मास को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसे बना सकते हैं। ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उसे बना सकते हैं। ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये लॉ यही कहता है। और इस लॉ पे बेस्ड एक वो है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस ताकि यही इसलिए करते हैं क्योंकि मास को तो हम क्या करते हैं, बना ना ही तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। लेकिन इसलिए हम उसको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं ताकि वो कंजर्वेशन ऑफ मास उस पर वैलिड हो। कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, चलिए मैं टाइम जाता हूँ। हाँ, तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट सकते हैं और एनर्जी को मास में। और क्या था हमारे पास टॉपिक? हाँ, तो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये क्या था? एक हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड लिख देता हूँ। by the use of heat and trial method। ठीक है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो जैसे हमारे पास रिएक्शन था Mg प्लस O2 था, ये मिलकर बनाते हैं MgO। कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं? यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम एक है, हर एक एलिमेंट को हम LHS में जितने हर एक एलिमेंट हो उतने हर एक एलिमेंट IHS होने चाहिए। मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ठीक है, दो एलिमेंट है। तो पहले मैग्नीशियम को देखते हैं, पहले एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट ये ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को देखिए, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। इसको नहीं कर सकते हम, इसको 2 करना है तो इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 Mg से मल्टीप्लाई होगा, 2 O से मल्टीप्लाई होगा, 2 Mg से मल्टीप्लाई होगा, Mg 2 बनाएगा। यहाँ पे Mg एक है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों Mg 2 हो जाए। यहाँ पे 2 O से मल्टीप्लाई हो तो O2 बनेगा, यहाँ पे O2 पहले से तो बैलेंस है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट एक और दे देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे था हमारे पास जैसे जिंक था, ZnCl2 प्लस एल्यूमिनियम था। ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें कराया, LCl3 था। इसी जगह पे हम ले लें एल्यूमिनियम लेते हैं बस। ठीक है, जब हाँ ऊपर आते हैं तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये स्पॉट आ देगा, तो ये बनाएगा LCl3 प्लस जिंक बना देगा। यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। जिंक एक है यहाँ पे, एल्यूमिनियम कितने, एक, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसका कोफिशिएंट इसका 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे कंपाउंड को। इसको तो कर नहीं सकते, इस पूरे कंपाउंड को करना पड़ेगा 3 से। यहाँ पे क्लोरीन का कोफिशिएंट 2 है तो इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरे कंपाउंड को। ठीक है, यहाँ पे 3 Zn से मल्टीप्लाई हो तो 3 Zn बना देगा, Zn 3 है तो इस यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरीन तो इससे मल्टीप्लाई हो क्या करेगा, क्लोरीन 6 बना देगा, क्लोरीन यहाँ पे 6 बन रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, एल्यूमिनियम इसको भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 बना है तो एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन भी 6 है। बाकी अब सभी एलिमेंट्स इक्वल हो चुके हैं दोनों साइड्स। अब बात करते हैं कि इसकी बैलेंसिंग की जरूरत क्या पड़ी। बैलेंसिंग की जरूरत इसलिए पड़ी, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। हर एक एलिमेंट को हम LHS में और IHS में इक्वल करते हैं। नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन LHS विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन IHS। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें।
और ये प्रैक्टिस से ही आता है कैसे बैलेंस होगा, ठीक है। हिट एंड ट्राई मेथड। और इसकी जरूरत क्या पड़ी, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस और नीड, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। हाँ, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो सके। टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मास, टू और टू रिस्पेक्ट द कंजर्वेशन ऑफ मास, टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है कि मास को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसे बना सकते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या था, एम जी प्लस ओ टू था, एम जी प्लस ओ टू था, क्या होता है यहाँ पे एम जी ओ बना था। यहाँ पे क्या है, अगर हमने इसको बैलेंस नहीं किया, अभी नॉन बैलेंस्ड है, नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, तो एम जी इसका वेट देखते हैं क्योंकि हमें मास को देखना है ना, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो मास को कंपेयर करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे होगा 24 ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा एक ऑक्सीजन का था 16, तो 2 का हो जाएगा 32 ग्राम। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो रहा है 24 प्लस 16 होता है एक ऑक्सीजन का, तो ये आ जाएगा कितना 30 40 आ जाएगा 40 ग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितने होने चाहिए, जो रिएक्टेंट में जो रिएक्शन हुई है उससे पहले रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट के मास से इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ही कहता है। बट यहाँ पे इक्वल का इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं कितना आएगा, 56 ग्राम आएगा। बट अगर हम इसको ये ऐड करने पे आ रहे हैं 40 ग्राम, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो वैलिड नहीं है। यहाँ पे 56 ग्राम या 40 ग्राम है, तो ये 14 ग्राम जो वेट है इस जो रिएक्टेंट का, 40 ग्राम रिएक्टेंट वेट तो लॉस हो रहा है एंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो ये बोलते हैं। तो इसी डिस्ट्रॉय को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो एल में जो मास होगा वो आर के मास के इक्वल आएगा, रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल आएगा। अब इसको नोट कर लीजिए पहले। तो अब हम बैलेंस करके देखते हैं, दोनों के मास इक्वल आते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। हाँ, क्या था हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मास एम जी था, एम जी था हमारे पास प्लस ओ टू था, एम जी ओ दिया था। अब हम बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 करने के लिए हम पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 मैग्नीशियम जो होगा तो मैग्नीशियम 2 कर देगा, यहाँ पे 2 करने के लिए हम इसको 2 से कर देंगे। अब ये बैलेंस हो चुका है। अगर मैग्नीशियम यहाँ पे वेट देखें, मैग्नीशियम में तो इतना होता है, एक मैग्नीशियम का 24, 2 का हो जाएगा 48 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32 ग्राम। और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कितना आता है, मैग्नीशियम 24 प्लस ऑक्सीजन आता है 16, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आया था 40 आया था, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा, ये भी 80 ग्राम आ रहा है और ये भी 80 ग्राम आ रहा था, प्रोडक्ट का 80 ग्राम। LHS रिएक्टेंट वेट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के वेट के, प्रोडक्ट वेट के इक्वल है, तो दोनों वेट इक्वल है। तब क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे कोई नो मास डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पे अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, सी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एम फॉर मास वैलिड है, यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसलिए कंजर्वेशन मास को एप्लीकेबल करने के लिए हम कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। बस इतना ही। चलिए अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसको नोट कर लीजिए। हाँ ठीक, चलिए मैं डाल दूँ। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद ये लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा, लास्ट टॉपिक में। तो कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, मैंने बताया था 5 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो 4 टाइप्स के होते हैं, बट अगर हम रिडॉक्सो भी उसमें क्या करें इंक्लूड कर रहे तो 5 टाइप्स के बन जाते हैं। और आयनिक वो भी है, आयनिक रिएक्शन भी होते हैं जिसमें कि आयंस आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी होते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा मैं इस वीडियो में, ठीक है। वैसे अलग से वीडियो नहीं बनाया उसके लिए, एनसीईआरटी में जितना मैंने उतना ही करा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स
ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लेते हैं, बता रखा है वैसे, चलो दोबारा बता। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। सेकेंड जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन, पोजिशन। थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और जो अनदर वन फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डीडीपी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन डीडीपी बोलते हैं। डी फॉर डबल, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट और पी फॉर, अच्छा आर लिखना था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डी डी आर अच्छे से लिख देते, डी डी आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डी आर, डी फॉर डबल, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, आर फॉर रिएक्शन। रिएक्शन तो इसका लिखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो एलिमेंट क्या करें, कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सी प्लस ओ टू मिला, ये दोनों एलिमेंट्स से, बहुत सारे एलिमेंट्स ने मिल कंबाइन करके क्या बनाया, CO2 बनाया, एक कंपाउंड बना दिया। कंपाउंड क्या होता है, जो भी मोर देन 2 एलिमेंट्स उनको बना होता है, एंड कंपाउंड बना दिया, तो इसलिए क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों का यूज करके हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ते हैं। जैसे वाटर था हमारे पास, वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी सिटी पास कराई, तो ये क्या करेगा, अपने आंसर ब्रेक करेगा H+ और OH- ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और एक दूसरा मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। पहले वाले पे हमेशा पॉजिटिव और दूसरे वाले पे नेगेटिव, तो H+, एक तो फर्स्ट एड ऐसे टूट सकता है और सेकंड ऐसे टूट सकता है, H+ और दूसरा O2O-, और इस पर कितना चार्ज है वो डिसाइड करते हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा इसकी पावर में जाएगा, पहले वाले का कोफिशिएंट दूसरे वाले की पावर में, तो यहाँ पे 2 था तो ऑक्सीजन पे 2 जाएगा, और दूसरे वाले का जो कोफिशिएंट 1 है वो पहले वाले की पावर में तो 1 था, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा 1। और जितने उसके कोफिशिएंट होते हैं उतने उसकी क्वांटिटी देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कोफिशिएंट हुआ तो 2 क्वांटिटी इसकी आएगी, जो ऑक्सीजन कोफिशिएंट 1 है तो 1 क्वांटिटी आएगी। हाँ तो हाँ ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बनाएगी। तो ये दो तरीके से टूट सकते हैं, एक H+ OH- आयन, और एक तो ये ऐसे टूट सकते, दोनों तरीके से टूट सकते हैं। ये वाला तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो ऐसे ही टूटता है, बट अगर ये वाला ऐसे में टूटता है, बट ज़्यादातर ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे टूटता है H+ OH- आयन में। आप ऑर्गेनिक में भी देखेंगे 11th-12th की, तो वो ऐसे ही यूज करते हैं, इसको हम कहीं भी यूज ही नहीं करते, ठीक है, बहुत कम केसेस में करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस वो होता है ना हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें अगर ये वाटर को अगर हम तोड़ें तो उसमें ऐसे टूटता है। इन द केस ऑफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है ये, हाँ, उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के केस में, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, आप ये 12th में पढ़ेंगे, चैप्टर 3rd है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन। इस केसेस में जो वाटर होता है ना H2O, इस केस में वो टूटता है H, इस वाले का सेकंड वाले में ट्वाइस H+ प्लस O2-, इस केस में ये ऐसे टूटता है। बाकी अनदर केसेस में, बाकी बहुत सारे केसेस में ये ऐसे टूटता है, ठीक है। तो बस ये तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो ठीक, इसको मिटा दो। हाँ तो बात करते हैं अब कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया। अब आते हैं थर्ड केस पे, तो ये ऐसे टूटेगा। डिकम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड का 2 एलिमेंट्स में, 2 मोर देन 2 एलिमेंट्स में टूटना बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और अनदर चीज़ें। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें कि किसी भी कंपाउंड है उसके साथ और कोई मेटल आ जाता है, और मेटल वो मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा उस कंपाउंड में या उस सोल्यूशन में से उस रेस्ट्रिक्टिव एलिमेंट को हटा के अपना क्या कर लेता है, अपना प्लेस बना लेता है। जैसे क्या था हमारे पास, एल्यूमिनियम था, AlCl3 था, हमने एक इस पर क्या था, पोटेशियम डाल दिया, तो ये बना लेगा KCl, और साथ में एल्यूमिनियम अलग कर देगा, KCl बना के एल्यूमिनियम अलग कर, ये वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये होता है क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, ये लेस रिएक्टिव था, इसने इसको हटा दिया और इसकी जगह पे कंपाउंड बना दिया एल्स में, ठीक। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक और आता है कि अगर इसकी जगह पे अगर ये सॉल्यूशन होता, अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन होता KCl NaCl होता,
और अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं तब क्या होता है, ये तो लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, तो ये वाला इसको नहीं हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा तो नो रिएक्शन होती है। ठीक है, इस केस में ये दो केसेस बनते हैं, एक तो अगर मोर रिएक्टिव जो मेटल है अगर वो रिएक्ट करता है किसी भी सॉल्यूशन से तो वो उसको हटा के तो अपना कंपाउंड बना देता है, अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट या लेस रिएक्टिव मेटल और किसी सॉल्यूशन के से साथ रिएक्ट करता है और सॉल्यूशन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो क्या करता है, नहीं हटा पाता उस मेटल को उसके सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाता है। इन द केस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट या लेस रिएक्टिव मेटल क्या करेगा कि अगर लेस रिएक्टिव मेटल है और वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसमें कि मोर रिएक्टिव मेटल है, तो वो जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो उस कंपाउंड से उस मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा पाता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। तो इसका इसी का केस है सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ए केस ले लेते हैं और यहाँ पर बी केस। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं उस वाले को मिटा दूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको रहने देते हैं और लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था, इसमें क्या था कि इसके दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करेंगे, इसमें तो एक कंपाउंड था और एक क्या था, मेटल था, या फिर ऐसे बोलते, हाँ K2 था, सॉरी लिखना बोल गया था, बायोमोलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट करते हैं K2I2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या था, इसमें एक कंपाउंड था और एक मेटल था, अलग अलग थे। इसमें क्या होगा कि दोनों ही कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन था और एक मेटल था, इसमें दोनों ही सॉल्यूशन होते हैं, जैसे NaCl प्लस एस कौन सा H2SO बोल देता है, H2SO4। इससे क्या होगा, दोनों ही आपस में आयंस इंटरचेंज करेंगे, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो ये वाला इसके साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और ये वाला इसके साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बनाएगा, सोडियम सल्फेट बोलते हैं इसको, Na2SO4। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपस में आयंस इंटरचेंज करेंगे ना, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और क्लोरीन के साथ अपने कंपाउंड में आ गया, और सोडियम यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन की जगह पर और सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना लिया। इसके आयन आपस में इंटरचेंज हो गए और इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसलिए ठीक है, PPT प्रेसिपिटेशन PPT रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसलिए। ठीक है, तो ये था DDR। और एक ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है, इसमें टाइम देख लो, ठीक है अभी टाइम। और तो 4 टाइप्स के होते हैं ये वैसे बेसिकली, और ये 5 टाइप को आप इंक्लूड कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। इसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो उसको भी करा देता हूँ अभी। तो ये तो 4 टाइप्स के रिएक्शन, इसमें प्रेसिपिटेट एक फॉर्म होता है, इसलिए इसको DDR को, डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ आयंस आपस में इंटरचेंज करते हैं, बस यही था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ। हाँ अब ठीक, इसी का जो सेकंड एग्जांपल था वो, ठीक है, इसका अपोजिट वाला। तो नोट कर लीजिए। अब वो कराता हूँ मैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं मिटा दूँ। रेडॉक्स रिएक्शन इसका फिफ्थ पार्ट है या फिफ्थ टाइप है केमिकल रिएक्शन का, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। क्या था बस, क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ब्लू चलने लगा। अच्छा, इसमें क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लाइस, और बोथ इस तरह को क्यों बना कैसे लिखूँ, ऐसे लिख देता हूँ, चलिए। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, takes place simultaneously, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं किसी भी रिएक्शन में। अगर किसी भी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो वो जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और अगर किसी रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर किसी एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट का रिडक्शन होता है तो रिडक्शन
रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स नहीं, रिडक्शन रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बता देता हूँ पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद इस पे आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। ये तो बता दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसको मैं हटा जाऊँ, पहले ऑक्सीडेशन बता देता हूँ क्या होता है। ऑक्सीडेशन बात करते हैं। ऑक्सीडेशन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन C+O2, यहाँ पे क्या हो रहा है CO2, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है इसमें, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन OR होगा, ऊपर ऑक्सीजन R पर रिएक्शन। हाँ, तो अगर इस ये तो हो गया इसके लिए, ए पार्ट के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ए। बी पार्ट पे बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बी पार्ट। इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HCl था, Na हमने डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, Na क्या करेगा, मोर रिएक्टिव है, इसको हटा देगा, NaCl बनाएगा अपना कंपाउंड, और साथ में H2 वाला हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, कंपाउंड NaCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इस क्लोरीन से ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है ना बाहर, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो गया ना, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2, इसलिए क्या होगा, ये रिडक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का तो ये कर दिया हमने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऊपर ऑक्सीडेशन अल्कोहल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम होते हैं रिडक्शन पे, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन पे इसका ठीक अपोजिट होता है, आते हैं रिडक्शन। साफ दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है। रिडक्शन नेक्स्ट वीडियो हो सकती है मैथ्स पे। हाँ, मैथ का मैं सोचा था 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट में, चैप्टर 7 तो हो सकता है उसका, देखते हैं कल किस पे डालते हैं। तो बात करते हैं अब हम रिडक्शन पे। रिडक्शन क्या होता है, सेकंड। तो रिडक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट ठीक पहला क्या था हमारे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ना ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ O2। और क्या लिख सकते हैं हम बी पार्ट में कि एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल हो और या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन हाइड्रोजन का होगा, और रिमूवल ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ उसका ठीक अपोजिट है ऑक्सीडेशन में, हाइड्रोजन H2। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाँ ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ना, मैं ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए वाटर के ले लेते हैं, वाटर का H2O नहीं, यहाँ पे तो रेडॉक्स हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पिछला एग्जांपल था कौन सा, MgCl2 था प्लस Na ले लिया, देखते हैं क्या बनता है। ले लेते हैं हम एग्जांपल के ले लेते हैं, और साथ में K2 प्लस Na ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा कि Na को हटा देगा, मोर रिएक्टिव है, तो क्या बनेगा K2O प्लस, यहाँ पे Na2 होता है, सॉरी लिखा नहीं, प्लस Na अलग कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम में तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बट इस सोडियम से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पे सोडियम के साथ ये जो पूरा कंपाउंड है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ना, इस सोडियम बाहर निकल गया, ऑक्सीजन इससे बाहर निकल गया, तो यहाँ पे इसका तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना इसका, तो इसके लिए क्या होगा, इसका हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और सेकंड केस पे आता हूँ बी पार्ट वाले पे, अब इसको नोट कर लीजिए, मैं सेकंड बता देता हूँ। हाइड्रोजन के लिए बी पार्ट यहीं पर डालता हूँ,
बी पार्ट ले लेते हैं हम कि एडिशन ऑफ H2 था ऐसे NaCl था हमारे पास, H2 ऐड करा हमने, क्या करेगा ये H2 तो सबसे नीचे आता है ना लेस एक्टिव है, ये क्या करेगा, कोई रिएक्शन ही फॉर्म नहीं होगी। H था और साथ में हाँ H प्लस प्लस Cl माइनस ऐड करेंगे, HCl बना दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हुआ ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ ना, यहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2, इसलिए क्या हो गया यहाँ पास, ये भी यहाँ पास क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पास रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे H प्लस था, Cl माइनस था, HCl बन गया, इस Cl में हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसलिए इसका क्या होगा, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। तो दोनों केसेस के एग्जाम्पल दे दिए, अब जाते हैं हम रिडॉक्स में। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, हटा दो। अब आते हैं रिडॉक्स में और उसके बाद अपना लेक्चर में लेते हैं। रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या था, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का, हाँ एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, क्या था, हाँ ले लेते हैं, चलिए रिडॉक्स है ना, रिडॉक्स यहाँ पास फिफ्थ टॉपिक था ना, फिफ्थ टाइप था केमिकल टाइप से केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लस साइमल्टेनियसली कुछ लिख, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, आते एग्जाम्पल पे, जैसे क्या था हमारे पास MgOH प्लस, क्या ले लें, हम ले लेते हैं, चलिए जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, दो साइड ऐसे H2SO4 था, हाँ हमने Na डाल दिया, ये अच्छा एग्जांपल, ये वाला इसके साथ इसको हटा के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर एक्टिव है लेस एक्टिव है, इसको हटा देगा और Na2SO4 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन को अलग करेगा। तो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बट रिडक्शन हाँ यहाँ पे हो गया। इस पूरे कंपाउंड का क्या हो रहा है, ये जो पूरा कंपाउंड था इसका तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा और इसका भी रिडक्शन, तो नहीं ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो जाएगा, इसलिए हम कुछ और लेते हैं। जैसे हमारे पास लेते हैं MgOH का वोल्टेज प्लस, चलिए वाटर का लेते हैं, H2, अच्छा समझ लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ सकते हैं। ठीक, H2 इलेक्ट्रोलिसिस कर लेना, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस आने ब्रेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगाते हैं, कैसे ब्रेक करेगा, प्लस ये नेगेटिव तो H प्लस और दूसरा वाला O माइनस, कितना चार्ज आएगा, इसका 1 है तो इस पर हाइड्रोजन पे +1, इसके पास 2 है तो इस ऑक्सीजन पर +2 बीच में प्लस का साइन, इसके दो कोफिशिएंट है तो इसके दो क्वांटिटी, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट तो 1 क्वांटिटी और बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ये इसका क्या होगा, तो इस कंपाउंड के लिए हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरी तरीके से समझे तो इस पूरे इस एलिमेंट से ये ऑक्सीजन भी अलग हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन भी समझ सकते हैं ना। तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग होने से इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बट इस कंपाउंड का अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है इस कंपाउंड से, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन,
क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे दोनों हो रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, तो ये रिडॉक्स हो जाएगा। तो ऐसे समझ गए होंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही था आज का टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया, इस वाटर मॉलिक्यूल से इस वाले एलिमेंट में ऑक्सीजन अलग हो रहा है इस पार्ट में, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।